सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार हिस्ट्री विद्यार्थी में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी कृषि विभाग की परीक्षाओं का आयोजन किया गया है उसमें कृषि विज्ञान की शाखा के पशुपालन विज्ञान से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से लगभग 30 से 35 क्वेश्चनों को आज मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। आपको इससे यह अंदाज़ा लग जाए क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कहाँ से कैसे घुमा फिरा कर क्या आते हैं, आपको पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है। तो आप मेरे साथ अंत तक परिचर्चा में बने रहें। ठीक है। कह रहा है प्रश्न एक कह रहा है भेड़ की कौन सी नस्ल भेड़ की कौन सी नस्ल कालीन ऊन उत्पादन, कह रहा कि भेड़ की कौन सी नस्ल कालीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ऑप्शन ए नीलौर मंड्या, ऑप्शन ए नीलौर, बी कह रहा है मंड्या, सी कह रहा है चोकला। भेड़ की कौन सी नस्ल कालीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो नीलौर, मंड्या, चोकला। डी कह रहा है हसन। डी कह रहा हसन। तो भेड़ की कौन सी नस्ल कालीन उत्पादन के लिए मशहूर है? तो है चोकला। चोकला जो है भेड़ की चोकला नस्ल जो है ऊन का जो कालीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, कभी कभी पूछ भी लेता है कि चोकला किसकी नस्ल है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। मैं कुछ प्रमुख भेड़ की नस्लों को लिखा दे रहा हूं आपको। भेड़ की नस्ल, कह रहा है भेड़ की नस्ल। नंबर 1 द्यू प्रयोजनीय नस्ल, ये कह रहा है मांस वाली नस्ल। सी कह रहा है ऊन वाली नस्ल। ठीक है। तो चाहे वो एक भेड़ की जो नस्ल होती है 3 तरह की होती हैं। एक जो होती है द्विप्रयोजनीय नस्ल, एक मांस वाली, केवल मांस के लिए उनका पालन किया जाता है। एक होती है जो ऊन वाली होती है। ठीक है। तो ऊन वाली से ही अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है। लोही, कच्छी, देखनी, बेलारी, मारवाड़ी। ये जो है लोही भी पूछ लेता है कि किसकी नस्ल है। लोही, कच्छी, देखनी, बेलारी, मारवाड़ी। कह रहा है
जो है नेल्लोर, मंड्या, हसन। मांस वाली नस्ल जो है नेल्लोर, मंड्या, हसन। ठीक है, ये 3 प्रमुख नस्लें हैं। कश्मीरी, नीलगिरी, करनाल। क्या कह रहा है? कश्मीरी, नीलगिरी, करनाल, हिसार डेल। ये हिसार डेल, मेरिनो। ठीक है, देखिए भेड़ की जो नस्ल है द्विप्रयोजनीय नस्ल, लोही, कच्छी, देकनी, बेलारी, मारवाड़ी। फिर कह रहा बेल्लौरी। मांस वाली नस्ल में बेल्लौरी, मंड्या, हसन। और ऊन वाली नस्ल में जो है कश्मीरी, नीलगिरी, करनाल, हिसार डेल और मेरिनो। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन अगला पूछ रहा है, आप इसको अलग से पन्ने पे लिख लीजिए, मैं लिखाऊंगा नहीं आपको। कह रहा है कि भारत की जो है, भारत की किस बकरी की नस्ल से जो है पश्मीना प्राप्त होता है? तो आप इसको अलग से पन्ने पे लिख लीजिए, चांगथांगी। कौन सी नस्ल है? चांगथांगी। ठीक है, आप उसको अलग पन्ने से लिख लीजिए, मैं इसको लिखाऊंगा नहीं। एक वयस्क गाय को रहने के लिए, एक वयस्क गाय को रहने के लिए कितने स्थान को संतोषजनक माना जाता है? कह रहा एक वयस्क गाय को रहने के लिए कितने स्थान को संतोषजनक माना जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए 15 से 20 स्क्वायर फीट कह लीजिए, या वर्ग फीट। कितना? बी कह रहा है 30 से 40 वर्ग फीट। ठीक है, और सी कह रहा है 65 से 70 वर्ग फीट। और डी कह रहा है 85 से 90 वर्ग फीट। ठीक है, कह रहा है कि एक वयस्क गाय के रहने के लिए कितने स्थान को संतोषजनक माना जाता है? तो आपका ऑप्शन जो है बी सही है। तो बी जो होगा वो, ये गलत ऑप्शन हो गया है। 20 से 30 वर्ग फीट। तो 20 से 30 वर्ग फीट जो है संतोषजनक माना जाता है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं इसी को डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। और पशुओं के लिए, ये तो गाय के लिए था, लेकिन जो है सभी जानवरों का मैं लिखा दे रहा हूँ। विभिन्न पशुओं हेतु स्थान का आकार। कह रहा है कि विभिन्न पशुओं हेतु स्थान का आकार। ठीक है, ऑप्शन पहला है
पशु। फिर बंद क्षेत्र, ठीक है, इसको बनाते जाइए। फिर खुला क्षेत्र, मतलब बंद माने जो कमरे में या छप्पर जो भी जिसका रहता है उसमें, और खुला क्षेत्र आसमान के नीचे खुला हुआ स्थान है ये, ठीक है। आप इसको गाय, भैंस, सांड, फिर हीफर, ठीक है। पशु जो है 1 2 3 4, तो कह रहा गाय, भैंस, सांड, हीफर। कितना है ये? होगा वर्ग फीट में। किसमें? वर्ग फीट में। 20 से 30, 25 से 35 वर्ग फीट, 120 से 140 वर्ग फीट, और 15 से 20 वर्ग फीट। ये क्या है? बंद क्षेत्र में, नहीं कमरे में या जिस छप्पट का बना हो, जो भी हो, ठीक है। सौ से 80, अरे 80 से 100, 80 से 100 इसको भी, ठीक है। 80 से 100, 200 से 250, और 15 से, मतलब 50 से 60, कितना? 50 से 60 वर्ग फीट। ये भी है, क्या है? वर्ग फीट में, वर्ग फीट में, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। गाय जो है, जैसे देखिए बंद क्षेत्र में है, मतलब जो जिसको घारी कहते हैं, उसमें 20 से 30 स्क्वायर फीट, भैंस 25 से 35 स्क्वायर फीट, सांड जो है 120 से 140 स्क्वायर फीट, हीफर जो है 15 से 20 स्क्वायर फीट, और खुले में, आसमान के खुले 100 से 80 वर्ग फीट गाय, 100 से 80 80 से 100 वर्ग फीट गाय, 80 से 100 वर्ग फीट भैंस, और 200 से 250 वर्ग फीट जो है सांड, और 50 से 60 वर्ग फीट हीफर। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लिख लीजिए कि जो है हे में नमी की मात्रा कितना % होती है। पिछली बार मैंने लिखाया है, आप इसको नोट कर लीजिए कितना होता है। तो हे में जो है 15 से 20% नमी होता है, आप इसको नोट कर लीजिए। और हे जो बरसीम और रिचका की बहुत अच्छी बनती है, ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। तीन हो गया। गाय के बछड़े को, गाय के बछड़े को जन्म 3 हफ्ते तक दूध पिलाने की दर
की दर बछड़े के वजन का, क्या कह रहा है, बछड़े के वजन का कितना होना चाहिए। क्या कह रहा है कि गाय के बछड़े को जन्म 3 हफ्ते तक दूध पिलाने की दर बछड़े के वजन का कितना होना चाहिए। मतलब 3 हफ्ते का अगर बछड़ा गाय का है तो उसका कितने वजन हो तो कितना उसको दूध पिलाना चाहिए। कह रहा है ऑप्शन ए 10%, बी 2%, सी 5% और डी कह रहा है जो है 20%। तो गाय के जो बछड़े का वजन जो होता है जन्म के 3 सप्ताह तक, उसके वजन का 10% पिलाना चाहिए। आप इसको नोट कर लीजिए। अगर पूछ लिया कि 10 किलोग्राम का बछड़ा है, कभी ऐसे ना पूछ करके न्यूमेरिकल टाइप का पूछ सकता है कि गाय का बछड़ा 3 सप्ताह का है और उसका वजन 15 किलोग्राम है तो उसको कितना दूध पिलाना चाहिए। तो आप जब 10% याद किए रहेंगे तब आपको ये होगा कि 15 किलो का है तो 1.5 लीटर दूध उसको किलो पिलाना चाहिए। ठीक है, आप इसको, ये न्यूमेरिकल है, ये रटने वाली चीज़ नहीं, समझने वाली चीज़ है। तो आप इसको समझ लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अक्सर पूछ लेता है, ये भारत में पाई जाने वाली भैंस क्या है। भारत में पाई जाने वाली भैंस निम्न में से किस श्रेणी में आती हैं। भारत में पाई जाने वाली भैंस निम्न में से किस श्रेणी में आती है। ठीक है, ऑप्शन ए दलदल भैंस, बी कह रहा है नदी भैंस, सी कह रहा है तराई भैंस और डी कह रहा है कीचड़ भैंस। भारत में पाई जाने वाली भैंस निम्न में से किस श्रेणी में आती हैं। तो वो आती हैं नदी भैंस आती है। और दलदल भैंस जो होती है, साउथ अफ्रीका में जो भैंस पाई, विदेशी भैंसों को दलदल भैंस कहते हैं। आप इसको नोट कर लो। ठीक है, बुवेलिस क्या है, बुवेलिस कार्बानिन्स क्या है। इसको साइंटिफिक नेम जो जूलॉजिकल नेम है वो बुवेलिस कार्बानिन्स है। किसकी, दलदल भैंस का। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कौन सी भेड़ की
भेड़ की नस्ल, कौन सी भेड़ की नस्ल भारत के उत्तर पश्चिम, क्या कह रहा है, कौन सी भेड़ की नस्ल भारत के उत्तर पश्चिम शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, कह रहा कि कौन सी भेड़ की नस्ल भारत के उत्तर पश्चिम शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए गंजम, गद्दी, चोकला, डी कह रहा है मांड्या। तो कह रहा है कि भारत के कौन सी भेड़ की नस्ल भारत के उत्तर पश्चिम शुष्क क्षेत्र व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, तो वो है जो है आपका चोकला। कौन सी? चोकला नस्ल पाई जाती है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 6, भेड़ में सींग होने की स्थिति, सींग होने की स्थिति का उदाहरण इनमें से कौन सा है? मतलब अगर सींग है तो क्या लक्ष्य, क्या पहचान होगा, क्या कहेंगे आप इसको? ठीक है, ऑप्शन ए लैंगिक परिसीमित लक्षण, क्या कह रहा है? लैंगिक परिसीमित लक्षण। दूसरा कह रहा है बी लैंगिक प्रभाव लक्षण। तीसरा कह रहा है लैंगिक सहवर्तिता। ठीक है, और चौथा कह रहा है हार लैंगिक लक्षण। ठीक है, कह रहा भेड़ में सींग होने की स्थिति का उदाहरण में से कौन सा है? तो वो जो है लैंगिक सहवर्तिता लक्षण है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 7, नवजात बछड़ा की देखभाल में सम्मिलित है। क्या है? कह रहा है कि नवजात बछड़ा की देखभाल में सम्मिलित है। जन्म के एक घंटे के अंदर बछड़े को कोलेस्ट्रम पिलाना, यानी वो जो खीस होता है उसको 1 घंटे के अंदर, जैसे बच्चा जन्म ले उसके 1 घंटे के अंदर पिलाना। ठीक है। आप इसी को नोट कर लीजिए, बहुत बड़ा बड़ा लिखा दिया है इसलिए जगह नहीं है तो हम करते रहें। नवजात बछड़े की देखभाल में सम्मिलित क्या है? जन्म के 1 घंटे के अंदर बछड़े को कोलेस्ट्रम पिलाना, यानी खीस को पिलाना, यही है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। आठ कह रहा है गद्दी किस पशु की नस्ल है। ठीक है, कह रहा है कि गद्दी जो है किस पशु की नस्ल है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी। तो गद्दी किस पशु की नस्ल है? तो गद्दी जो है भेड़ की नस्ल है। किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। भकरवाल भी इसी की नस्ल है, जो है भकरवाल। जैसे भेड़ की कुछ प्रमुख नस्लें हम आपको बता दे रहे हैं, जो भकरवाल जो है इसी की नस्ल है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कौन सी गाय की नस्ल जो है भार संबंधी कार्य नहीं करती है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको लिखाया है ना कि द्विकाजी नस्ल, दूध वाली नस्ल, भार वाली नस्ल, तो आप उसको लिख लीजिए कि राठी जो है भार वाली नस्ल नहीं है। आप इसको अलग पन्ने से ले लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन कितने आए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर एक पन्ने पे लिखिए आप कि भैंस की कौन सी नस्ल में जो है सबसे अधिक वसा पाई जाती है। इसको आप अलग पन्ने से लिख लीजिए। जो अलग पन्ने से आप जब लिखे रहेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस टॉपिक से मतलब ये कौन क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए कि भदावरी नस्ल की जो भैंस हैं उसमें जो है 13% वसा पाया जाता है और मुर्रा में जो है 17% वसा पाया जाता है। तो ये इस तरीके से हमने जो है आज तक अभी तक जो बताया आपको, ये गाय हो या भैंस हो या भेड़ हो या बकरी हो,
इनकी जो है नस्ल के बारे में बताया, इनके खान पान के बारे में बताया कि जो आहार हम देते हैं कैसे देते हैं, इनके दूध के बारे में हमने आपको बताया, इनके शारीरिक लक्षण के बारे में आपको बताया। तो इनके मतलब फिजिकली जो बाहर की तरफ के जो फिनोटाइप थे उसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब हम आपको जो है ये क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, अगला क्वेश्चन अब सॉल्व करने चले हैं, वो पशु प्रजनन से है। किससे है? पशु प्रजनन से। ठीक है, देखिए कह रहा है गाय में बांझपन, गाय में बांझपन किस विटामिन की कमी के कारण होता है। गाय में बांझपन किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ठीक है, बी, सी, ई, ए। तो गाय में जो बांझपन होता है वो विटामिन ई की कमी से होता है। यही मनुष्य में भी होता है, मतलब जितने भी जीवित प्राणी में बांझपन आता है वो विटामिन ई की कमी के कारण से होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और ये विटामिन ई की कमी होता किस में है? जैसे मान लीजिए कोई पशु है तो अधिक चारे का सेवन कर रहा है, हरे चारे का अत्यधिक सेवन करने के कारण और मिलेट का कम से कम उपयोग करने के कारण जो है विटामिन ई की कमी पशुओं में हो जाती है। आप इसको नोट कर लीजिएगा भैया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, करण स्विस किस संकरण से पैदा है? मतलब करण स्विस जो कि एक संकर गाय की नस्ल है, कह रहा है किसके किसके क्रॉस से वो पैदा हुई यार, किसका संकरण से पैदा या किसका संकरण है। किस टाइप का क्वेश्चन भी घुमा फिरा कर आ सकता है। ठीक है, कह रहा ऑप्शन ए थारपारकर गुडे फ्रीजियन। ठीक है, और बी कह रहा है साहीवाल गुडे गिर, और सी कह रहा है साहीवाल गुडे ब्राउन स्विस, है ना। और डी कह रहा है देवनी गुड़े हरियाणा। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ करण स्विस के बारे में, अगर आप पढ़े होंगे इस क्लास को। तो करण स्विस जो है साहीवाल गुड़े ब्राउन स्विस के क्रॉस से पैदा हुई है। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, साहीवाल गुड़े ब्राउन स्विस। इसके क्रॉस से क्या हुआ है? क्रन फ्राइज, थारपारकर गुडे फ्रीजियन से क्रन फ्राइज गाय हुई है। ठीक है, आप इसको
नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आप कर लीजिए, जो है अगला क्वेश्चन ये मैंने पिछली उसमें लिखा दिया है आपको। तो आप ये अगला क्वेश्चन एक पूछ रहा है कि गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, अलग पन्ने में नोट करिएगा, ताकि आपको लगे कि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। कह रहा देखिए, जलीय भैंस में गुणसूत्र की संख्या होती है, यानी 2n बराबर, ठीक है। गुणसूत्र की संख्या जो होती है वो, ऑप्शन ए 2n बराबर 48, 50, 52, 54। तो जलीय भैंस में जो गुणसूत्र की संख्या होती है 2n बराबर 52 के होता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। सॉरी, 52 में 50 के होता है, ये गलत हो गया है। ये होता है 50 के। कितना होता है? 50 के। 2n बराबर 50। जलीय भैंस में जो गुणसूत्र की संख्या जो है 50 होती है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं अन्य पशुओं का जो है आपको क्रोमोसोम बता दे रहा हूं कितना होता है, आप उसको नोट कर लीजिएगा। पशु का नाम, गुणसूत्र संख्या 2n, ठीक है। गुणसूत्र संख्या 2n। गाय, जलीय भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी, ठीक है। 60, 50, 54, 60, 60, 50, 54, 60, 78। तो गाय में 60, जलीय भैंस में 50, भेड़ में 54, बकरी में 60 और मुर्गी में 78। कितना? 78। ये जो है इन पशुओं में जो है गुणसूत्र संख्या 2n बराबर है, ना कि n बराबर, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आप इसको जो है रट लेंगे, जितना चीज में लिखा रहा हूं, तो इससे बाहर का नहीं कोई आएगा किसी भी कीमत पे। बछड़े के बधियाकरण, बछड़े के बधियाकरण के लिए उचित समय कितना होता है?
जन्म की, यानी जन्म लेने के बाद कितने उम्र कितने दिन का बछिया हो जाए, अरे बछड़ा हो जाए, कि उसका बधियाकरण करना उचित होता है। 2 से 4 सप्ताह, 1 सप्ताह, जो है 2 से 4 सप्ताह, 1 सप्ताह, सी कह रहा है 8 से 10 सप्ताह, और डी कह रहा है 16 से 20 सप्ताह। ठीक है, तो बछड़े के वैद्यकरण करने के लिए कितने उम्र का बछड़ा होना चाहिए, तो 8 से 10 सप्ताह का जब हो जाए तब इसका वैद्यकरण कर देना चाहिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये बधियाकरण का हो गया। एक होता है पशु का सींग रोधन। क्या कह रहा है? पशु का सींग रोधन। देखिए इसको मैं लिखा दे रहा हूं, पशु के सींग रोधन के लिए, क्या कह रहा है? पशु के सींग रोधन के लिए उचित समय क्या होता है? 7 से 15 दिन होता है। कितना होता है ये नोट कर लीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन और वैद्यकरण ये दोनों तो जरूर पूछेगा, इसमें कोई ना कोई परीक्षा है तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता, ये बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि वैद्यकरण का कितना समय उचित होता है और सींग रोधन का उचित समय कितना होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, गाय से भ्रूण का निष्कासन कहलाता है। क्या कहलाता है? गाय से भ्रूण का निष्कासन क्या कहलाता है? काल्विंग हैरोविंग किडिंग। डी कह रहा कोई नहीं। ठीक है, तो गाय से भ्रूण का निष्कासन जो है वो काल्विंग कहलाता है। क्या कहलाता है? काल्विंग कहलाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। और मैं अन्य पशुओं का भी लिखा दे रहा हूं आपको। ठीक है, अन्य पशुओं का जो काल्विंग है मतलब वो भ्रूण निष्कासन है उसको मैं लिखा दे रहा हूं। पशु का नाम और ये जो है भ्रूण निष्कासन, पशु का नाम और भ्रूण निष्कासन कह रहा है गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सूअर,
मुर्गी। तो इन जितने भी पशु हैं, इनसे ज़्यादा इनसे पूछ ही नहीं सकते, इसके अलावा किसी पशु का पूछ ही नहीं सकता है कि पशु का नाम और उनके भ्रूण निष्कासन को क्या कहा जाता है। ठीक है। काल्विंग, किडिंग, काल्विंग किडिंग, फिर लैम्बिंग, फारोविंग, क्या है फारोविंग, और उसके बाद मुर्गी का तो आसान है, हचिंग। क्या कहते हैं? हचिंग। देखिए, गाय और भैंस के जो है काल्विंग कहा जाता है भ्रूण निष्कासन को। ठीक है। गाय और भैंस का जो भ्रूण का निष्कासन होता है तो काल्विंग कहा जाता है, मतलब जो बच्चे जब पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, उसी को भी कहा जाता है, हैं? और बकरी को किडिंग, और भेड़ को लैम्बिंग, सूअर के फारोइंग, और मुर्गी का हचिंग। ये क्रिया कब कहते हैं? जब भैंस या गाय या ये जो पशु होते हैं जो बच्चे को जन्म देते समय क्या कहते हैं, इसको वही कहा जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है पीनू जो है इनमें से किन जातियों का संकरण है? क्या है? संकरण है। ठीक है, कह रहा है पीनू जो है किन जातियों का संकरण है? ऑप्शन ए गधा एवं घोड़ी, याक एवं गाय। सी कह रहा है घोड़ा एवं जेब्रा। डी कह रहा है गाय एवं भैंसा। पीनू इनमें से किन जातियों का संकरण है? तो पीनू जो है वो किस जाति का संकरण है? कह रहा है गधा एवं घोड़ी, कह रहा है गधा एवं घोड़ी, फिर कह रहा है याक एवं गाय। तो ये जो है आपका याक एवं गाय का संकरण है। कौन? पीनू जो है सीखा है। तो मैं आपको जो है कुछ और जंतु हैं जो पशु हैं उनका संकरण आपको बता दे रहा हूं, कौन किसके संकरण से पैदा हुआ है। ठीक है। खच्चर कैसे पैदा हुआ है? गधा और घोड़ी की क्रॉस से। कौन? खच्चर जो है गधा और घोड़ी के क्रॉस से। फिर जो है हिसार डेल भेड़, कह रहा है हिसार डेल
भेड़। हिसार डेल भेड़ जो है कैसे पैदा हुआ है? ये हुआ है मैरिनो मेढ़ा गुड़े बीकानेरी भेड़ा। क्या है? बीकानेरी भेड़ किससे हुआ है? बीकानेरी भेड़। ये आप नोट कर लीजिए। हिसार डेल भेड़ जो है मेरिनो मेढ़ा और बीकानेरी भेड़ से हुआ है। और उसके बाद जो है कह रहा है जेब्रायड। जेब्रायड क्या कह रहा है? जेब्रायड कैसे पैदा हुआ है? किसके क्रॉस से हुआ है जेब्रायड? जेब्रायड जो हुआ है घोड़ा गुड़े जेब्रा मादा। क्या हुआ है ये? ठीक है। कैटिलो। क्या है ये? कैटिलो। कैटिलो कैसे हुआ है? कैटिलो जो है अमेरिकन भैंसा। क्या है? भैंसा गुड़े अमेरिकन गाय। ठीक है। ये जो है इतने ये क्रॉस हैं। ठीक है। खच्चर गधा और घोड़ी के क्रॉस से हुआ है। हिसार डेल भेड़ जो है मैरिनो मेढ़ा से बीकानेरी भेड़ के क्रॉस से हुआ है। जेब्रायड जो है घोड़ा और जेब्रा मादा से हुआ है। कैटिलो जो है अमेरिकन भैंस और अमेरिकन गाय के क्रॉस से पैदा हुआ है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। कह रहा कि सांड के बंध्याकरण की उम्र क्या होती है? देख लीजिए, फिर पूछ रहा है सांड के बंध्याकरण क्या है? सांड के बंध्याकरण की क्या उम्र होती है? कह रहा कि सांड के बंध्याकरण की उम्र क्या होती है? आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। 2 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष, 4 वर्ष। तो सांड के जो बंध्याकरण की उम्र होती है वो वर्ष में दिया है तो 3 वर्ष। कितना? 3 वर्ष। ठीक है। आप इसको लिख लीजिए, अच्छी तरीके से लिख लीजिए। ये सांड के बंध्याकरण का कह रहा है और पीछे हमने जो है बछड़े की बंध्याकरण की बात की थी। ठीक है, दोनों में अंतर है। और मैंने अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सींग रोधन की उम्र जो है उचित समय क्या होती है? तो आप वही पीछे इसको अलग से क्वेश्चन लिख लीजिए और वही जो पीछे जो मैंने बताया है वही नोट कर लीजिए। जो है 7 से 15 दिन। कितना? 7 से 15 दिन आप लिख लीजिए सींग रोधन के लिए। वीर्य को यानी कि सीमन, वीर्य को
कितने तापक्रम पर हित करते हैं, यानी किस टेम्परेचर पर स्टोरेज करते हैं। ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस से -69 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, बी कह रहा है 10 डिग्री सेल्सियस से -59 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये कह रहा है कि सी 5 डिग्री सेल्सियस से -69 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक, डी कह रहा है जो है, अरे 5 तो 2 बार हो गया, हो 15। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस से -70 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो वीर्य को यानी सीमन को संग्रहित करने के लिए करते हैं 5 डिग्री सेल्सियस से -69 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लिख लीजिए। पूछ रहा है कि भैंस का औसत तापमान क्या होता है। आप इसको अलग पन्ने से नोट कर लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। कह रहा कि भैंस का औसत तापमान क्या होता है। ये भी अलग पन्ने से लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन फिर बता रहा हूँ, उसको अलग पन्ने से लिख लीजिए। अलग पन्ने में भैंस का औसत तापमान क्या होता है और भैंस का गर्भाकाल कितने दिन का होता है, इसको भी आप लिखाऊंगा मैं नहीं, आप इसको खोजिएगा। ये देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, और नहीं तो एक बार और लिखा दूं, पशु का नाम और गर्भकाल की अवधि। ठीक है, पशु का नाम और गर्भकाल की अवधि। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर। कितना? देखिए, गाय का 280 से 285, भैंस 310। ठीक है, भैंस 310, भेड़ 150, बकरी 145 से 148। ठीक है, सूअर का 114 दिन। गाय का 280 से 285, भैंस का गर्भावधि काल 310 दिन, भेड़ का 150 दिन, बकरी का 145 से 148 दिन, सूअर का 114 दिन। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे बताता हूँ। क्या समय हो गया है और जो है आज की परिचर्चा हम यहीं पर रोकेंगे। तो आपने इसको नोट कर लिया है। अब देखिए
प्रजनन में भी आपको लग रहा है कि आप जो है सही दिशा में चल रहे हैं और सही दिशा में आपको कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है। आपका बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी हो जाएगी। अगर आप जो भी मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ उसको A to Z पढ़ लेंगे तो इससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। आप चाहे किताब से मिला करके देख लीजिएगा, तो आप इसको पढ़िए, अच्छी तरीके से रट लीजिए, तैयार कर लीजिए, जो भी क्वेश्चन आएगा इससे बाहर नहीं आएगा। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।